हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। ओके, आज हम 12th की केमिस्ट्री में वही चैप्टर पढ़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल में तो आपने लगभग सारा ही पढ़ लिया था, जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन हो गई, उसका नामकरण सीखा आप लोगों ने, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक गुण देखे उसके। और हमने अभी अब ईथर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पर हमने क्या देखा, ईथर के बारे में नॉर्मल चीजें देखी, जनरल आइडियाज लिए कि जैसे उसका इंट्रो पार्ट देखा और साथ ही उसको बनाने की विधियां हमने देखी, अलग अलग विधियों से कैसे उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर दो विधियां हमने उसकी देखी थी, जहां पर एक आपका डिहाइड्रेशन किया जा रहा था अल्कोहलों का, और दूसरा आपने कहा विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर को प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, आज के हमारे सेशन में हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि गुणों की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात आती है भौतिक गुणों की, ईथर के भौतिक गुण पढ़ेंगे। वहीं दूसरा हमारा टॉपिक होगा रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आपने क्या देखा था? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों का निर्जलीकरण किया जाएगा और उसके द्वारा आपको ईथर प्राप्त होंगे। दो तरह से आपने प्रोडक्ट देखे थे कि एल्कीन भी कहीं कहीं पर फॉर्म हो सकते हैं, और जब भी आपको ईथर फॉर्म कराना है, प्रोड्यूस कराना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लेंगे, एक्सेस अमाउंट में लेंगे। यहाँ पर आपने एक और देखा था, आप यहाँ पर क्या देख रहे थे कि डिहाइड्रेशन किया जा रहा था, ठीक है। वहीं पर विलियमसन सिंथेसिस की बात की जा रही है, तो विलियमसन सिंथेसिस में आपका एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, उसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है और आपको ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें आप एल्काइल हैलाइड पे ध्यान देंगे। अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपको देते हैं। वहीं पर आपके सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और वहीं पर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, एल्कीन भी प्रोड्यूस कर देते हैं। फिनॉल्स को भी कन्वर्ट किया जाता है आपके ईथर्स में, और उनको पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, देन फिनॉक्साइड आपका एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके ईथर्स बनाते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या कहते हैं? द सीओ बॉन्ड इन ईथर, ईथर में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीओ बॉन्ड की बात हो रही है। द सीओ बॉन्ड्स इन ईथर आर पोलर। कैसे होते हैं वो? दोनों पोलर्स होते हैं ना, ध्रुवीय होते हैं, पोलार होते हैं यानी ध्रुवीय, एंड दस ईथर्स हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। क्या होता है उनमें? एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। The weak polarity of ethers do not appreciably affect their boiling point. उनका क्या होता है, जो ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है, ध्रुवता, वो कैसी होती है, अल्प होती है, कम होती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। समझ रहे हैं? पहले बात की सीओ बॉन्ड की, तो सीओ बॉन्ड क्या है, तो यहाँ पे भी सीओ बॉन्ड है, यहाँ पे भी सीओ बॉन्ड है, इसकी बात हो रही है। ये क्या कह रहे हैं कि दोनों पोलार हैं, ठीक है। तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा कुछ, ओके। नेट डाइपोल मोमेंट होगा, पोलैरिटी है, लेकिन पोलैरिटी कैसी है, कम है, वीक पोलैरिटी है, अल्प ध्रुवता है, और इसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो ईथर की बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसके संगत किसी एल्केन को देखा जाता है, ठीक है। जब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो उसको उसके संगत एल्केन या हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाएगा, ओके। तो यानी कि अगर आप
एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट देखें और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो लगभग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ध्रुवता आने से यानी पोलैरिटी आने से ज्यादा कुछ उसमें क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो कम होगा ना ही वो क्या होगा, ज्यादा। ओके, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं। यही हम कह रहे हैं कि do not appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of the alkane of comparable molecular masses। ठीक है, यानी कि ईथर के समान लगभग जिसका हाइड्रोकार्बन का या एल्केन का मॉलिक्यूलर मास होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, जो उसका क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी आपने एक ले लिया एल्केन, एक ले लिया आपने ईथर। ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, बराबर है या लगभग बराबर है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ज्यादा अफेक्ट या ज्यादा आप उनमें चेंजेस नहीं देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं एल्केन से जब आप ईथर की तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके, लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एज शोन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो अभी हम केसेस देखते हैं और हमें पता है अल्कोहल क्या है आपका, ROH। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ROH में अल्कोहल के अंदर इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हम क्या बोल रहे थे कि जो अल्कोहल होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ईथर एंड एल्कीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो दोनों में से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। पोलैरिटी कैसी है, अल्प है, कम है, वीक पोलैरिटी वहां पर दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहला पॉइंट हम कहेंगे भौतिक गुणधर्मों में कि क्वथनांक की बात करें तो ईथर का जो क्वथनांक होता है वो उसके समान जो मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन होते हैं लगभग उन्हीं के समान उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर अल्कोहल से ईथर की तुलना की जाती है तो अल्कोहलों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक होता है वो ईथर की तुलना में ज्यादा होता है। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि क्यों होता है। ठीक है, अल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की तुलना में ज्यादा क्यों होता है, तो आप बताएंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, तो इतना नोट करेंगे। अभी हम देखेंगे अलग अलग आपके ईथर, एल्केन और अल्कोहल जिनके बॉइलिंग पॉइंट बताए जाएंगे। ओके, क्या है आपका, एक एल्केन है दैट इज एन पेंटेन। ऑक्सीथेन है, ये एक ईथर है। H2 दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर और एक CH3 है, तो कितने हो गए, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। ओके, बॉन्डेड है सारे, और एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 और। ओके, तो ये आपका क्या है, एक आपका एल्केन है, ये सब जगह आपको दिख रहे हैं लगभग 4 और 5 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका एक ईथर है, आपका क्या है,
अब इन तीनों की तुलना करनी है, किसमें? बॉइलिंग पॉइंट देखना है हमें इसका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और वो बॉइलिंग पॉइंट किसमें है? केल्विन में। केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट हम इसका बता रहे हैं। एन पेंटेन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 309.1 केल्विन। ओके, 309.1 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ईथर की बात करें तो 307.6 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वहीं अल्कोहल की बात करें तो 390 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो एल्केन है और ईथर है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग समान ही है, 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वहीं पर जो अल्कोहल है उसका 390 डिग्री केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो यानी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये आपने वहां जब आप अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपने ये देखा था कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा है। ओके, जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। तो जो अल्कोहल और ईथर के क्वथनांक में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन क्या है? कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हैं, हाइड्रोजन के जो आबंध है वो उपस्थित है। The large difference in boiling point of alcohols and ethers is due to the presence of hydrogen bonding in alcohol. Okay? तो इस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिखते हैं कि जो डाइमिथाइल ईथर होता है आपका, डाइमिथाइल ईथर एंड मिथाइल ईथर are gases at room temperature and other homologous are colorless liquids। यानी जो आपके डाई मिथाइल ईथर या आप क्या कह रहे हैं इथाइल मिथाइल ईथर हैं, वो क्या है? गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन उनके अलावा जो और होमोलोगस ईथर्स हैं वो कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड्स हैं। ओके, तो क्योंकि धीरे धीरे उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। डाइमिथाइल ईथर की बात करेंगे तो डाइमिथाइल ईथर क्या है? CH3O CH3। इथाइल मिथाइल ईथर की बात करेंगे तो CH3O C2H5, यही है। तो इन दोनों को देखेंगे आप, ये आपके स्टार्टिंग के हैं ना, जिनमें एक या दो कार्बन चेन पाई जा रही है। जैसे डाइमिथाइल की बात करेंगे तो दोनों साइड एक एक ही कार्बन एटम है। अगर इथाइल मिथाइल की बात करें तो एक साइड एक कार्बन का है और दूसरी साइड 2 कार्बन के। इसके अलावा जो अब होमोलोगस सीरीज आएगी जिसमें कि अलग अलग आपके जो कार्बन एटम होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो उसके कारण से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? डाइमिथाइल ईथर यानी OCH3 ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर CH3O। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ेगी यहाँ, ठीक है, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा,
ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब क्या है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और जो पहले गैस में थे वो अब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गैसेस की तुलना में लिक्विड में, गैस की तुलना में द्रव के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स। अब किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात कर रहे हैं। Miscibility of ethers with water resembles those of alcohols, यानी जिस प्रकार अल्कोहल पानी में घुल जाते थे उसी प्रकार हम क्या देखेंगे कि अल्कोहलों के सदृश्य ही आपका जो क्या होते हैं ईथर होते हैं, वो भी मिश्रणीयता दिखाते हैं किसमें, पानी। यानी जो समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल होंगे किसके, ईथर के, वो भी क्या होंगे, उसी के समान मिश्रणीयता दिखाएंगे। इथॉक्सी इथेन एवं जो आपके और क्या है आपका ब्यूटेन 1 ऑल है। इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन 1 ऑल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, दैट इज 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। यानी क्या कह रहे हैं, जो आपका इथॉक्सी इथेन और इसके लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाला क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल है। ठीक है, तो ये आपका ईथर है, दैट इज योर एल्कोहल। दोनों को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है और लिया क्या जा रहा है, 100 ml ऑफ वाटर लिया जा रहा है। इस 100 ml वाटर में आपका क्या होगा, ये इथॉक्सी इथेन जो है वो कितना लिया जा रहा है, 7.5 ग्राम लिया जा रहा है, यानी ये मिसिबल हो जाएगी, घुल जाएगी, और ब्यूटेन 1 ऑल 9 ग्राम, तो लगभग क्या है, समान ही है। ओके, तो आपके समान आणविक द्रव्यमान, लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले जो आपके अल्कोहल और ईथर हैं वो क्या दिखाते हैं, मिश्रणीयता जो क्या करती है कि रिजेंबल्स बता रहे हैं यहाँ पे, रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे 7.5 ग्राम 100 ml वाटर में घुल गया तो 9 ग्राम अल्कोहल भी आपका 100 ml H2O में घुल गया है, तो लगभग समान ही। ठीक है, रिस्पेक्टली वाइल पेंटीन इज एसेंशियली इमिसिबल विद वाटर, जबकि पेंटेन आपका क्या है, एक एल्केन है, तो जो कि क्या है, इमिसिबल है, यानी कि अमिश्रणीय आप बोल सकते हैं कि वो उसमें घुल नहीं रहा है, मिश्रण नहीं बना रहा है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल, ये किस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है कि जहां पर आप अल्कोहल में पढ़ रहे थे कि अल्कोहल के जो अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, वो बहुत अच्छे बनेंगे, जबकि उसके पहले के बॉन्ड्स की तुलना में। पानी में यही होता है, जब पानी में कोई चीज आप डालोगे तो वो पानी के साथ बॉन्डिंग करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, तो अल्कोहल पानी के साथ बहुत अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपके ईथर होते हैं वो भी बहुत अच्छे से वहां पर बॉन्डिंग करते हैं वाटर। ओके, तो ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो आपके ईथर्स के क्या हैं, जिस प्रकार आपके अल्कोहल में ऑक्सीजन था उसी प्रकार ईथर में भी ऑक्सीजन है, तो ईथर का ऑक्सीजन जो है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बहुत अच्छे से। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार आपका ईथर का जो मॉलिक्यूल है वो बॉन्डिंग कर रहा है। ईथर क्या है आपका, O है, R है, R डैश है। ठीक है, वाटर क्या है आपका, H है, O है, H है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निगेटिविटी दिखाएगा, H आपका कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर आप बता देते हैं कि इसमें पॉजिटिव, इसमें स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव। अब ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, तो ये कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यानी ये वाटर था और दिस इज ईथर। ईथर को क्या किया गया, पानी में डाला, ये वाटर है, इसमें डाला,
और इसने ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ये बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब क्या है कि ये मिश्रणीय हो गया, मिसिबल हो गया। ओके, चलिए जल्दी से ये बना लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो इस प्रकार आपने भौतिक गुणधर्मों की में 3 चीजों की बात कर ली। क्वथनांक की बात की आपने, तो ईथर के क्वथनांक जो होते हैं वो संगत जो उनके एल्केन होते हैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग उन्हीं के समान होते हैं और एल्कोहल की तुलना में बहुत कम होते हैं। ओके, वहीं पर बात करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट जो इनकी होती है, वो अवस्था जो होती है, वो जो आपके पहले जिनके कम मॉलिक्यूलर मासेस हैं, जिसे आपने डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर की बात की, तो उन दोनों के केस में वो गैसेस स्टेट में आपको मिलती हैं। वहीं पर जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है या उनकी होमोलोगस सीरीज आप देख रहे हैं आगे जाके, तो उनमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। और लिक्विड किस प्रकार का है, कलरलेस है। रंग की बात कर रहे हैं तो कलरलेस है यानी रंगहीन है। और स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल ईथर में एक अलग ही प्रकार की स्मेल आती है, वो सभी ईथर्स में आपको मिलेगी। ओके, मिश्रणीयता की बात करेंगे तो ये मिश्रणीय होते हैं क्योंकि जिस प्रकार अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वहां पर, उसी प्रकार ईथर का ऑक्सीजन भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसीलिए जो संगत अल्कोहल होगा यहाँ पर उसके, ठीक है, उस संगत अल्कोहल के समान ही ये मिश्रणीय होते हैं। ओके, इतने भौतिक गुणों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ईथर्स के। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण, आप इसको किसी भी टॉपिक के अंतर्गत आपके सेम चीजें ही आती हैं। पहला है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, यानी ईथर में जो CO बॉन्ड पाया जा रहा है उसका क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज होगा यानी कि विदलन होगा। ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सभी प्रकारात्मक समूह जो हैं, फंक्शनल ग्रुप जो हैं, उनमें ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, यानी ये इजीली रिएक्ट नहीं करती। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस लाई जाएंगी, या आप क्या कहेंगे कि उग्र परिस्थितियों में ही जो हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में होती हैं, ठीक है, उन्हीं में ये क्या होती हैं, CO बॉन्ड जो है वो क्या करेंगे, टूटेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या किया जाएगा, ईथर को रिएक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इजीली रिएक्ट नहीं करता। तो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे, ऐसी ड्रास्टिक कंडीशंस लाई जाएंगी, यानी कि ड्रास्टिक कंडीशन, उग्र परिस्थितियां लाई जाएंगी जिसमें CO बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। और वो किसकी प्रेजेंस में कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HX आपको पता है, हाइड्रोजन हैलाइड HX, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोजन के एसिड्स भी कहते हैं, हेलोजन एसिड्स भी कहते हैं। ओके, तो उनकी एक्सेस में, उनके आधिक्य में ये रिएक्शन होती है। द रिएक्शन of dialkyl ether gives 2 alkyl halide molecules. The reaction of dialkyl ether, डाइएल्काइल ईथर के जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या देगी, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे और क्या देंगे, 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स देंगे। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार रिएक्शन हो रही है। ऑब्वियसली ईथर, क्योंकि हमने ईथर की रिएक्शन करानी है। क्या बोला, डाइएल्काइल ईथर लिया है, कोई सा भी की रिएक्शन करानी है HX से हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनेगा आपका, RX काइल हैलाइड प्लस कोहल बनेगा ROX। ओके,
यहाँ पर जो, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया है हाइड्रोजन हैलाइड, ये आपने एक्सेस में लिया है, ज्यादा मात्रा में लिया है, तो ये थोड़ा रिएक्ट करेगा फिर बच जाएगा। फिर क्या, यहाँ जो प्रोडक्ट आया है आपका एल्कोहल, ये दोबारा रिएक्ट करेगा ROH, फिर से रिएक्ट करेगा किससे, इस एक्सेस HX से, इससे रिएक्ट किया इसने फिर से, और फिर से क्या बना देगा, RX बना देगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो यानी दो मॉलिक्यूल आपके किसके बन गए, एल्काइल हैलाइड के बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। समझ गए। ईथर ने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन हैलाइड जो कि एक्सेस मात्रा में है, तो क्या बना आपका, एल्काइल हैलाइड बना प्लस एल्कोहल बना। दोबारा क्या होगा, ये एल्कोहल जो बना है, चूंकि HX ज्यादा मात्रा में है तो अभी वो बचा हुआ है कुछ अनरिएक्टिव, वो दोबारा यहाँ रिएक्ट करेगा और फिर से आपका एक और RX यानी एल्काइल हैलाइड बना देगा। तो यही क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि क्लीवेज हो रहा है CO बॉन्ड का और ईथर से आपके एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं। और ड्रास्टिक कंडीशन क्या लाई गई कि जहाँ पर हमने जो HX था उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया था। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। Alkyl aryl ethers are cleaved at the alkyl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond. The reaction yield phenols and alkyl halide. ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, एराइल ऑक्सीजन आबंध जो है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसके कारण क्या होगा, जो एल्काइल एराइल ईथर है उसका एल्किल ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो क्लीव्ड हो जाएगा, या आप क्या कहेंगे, टूट जाएगा, वही हमको तोड़ना है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में आपका फिनॉल बनेगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा। चलिए देखते हैं किसकी बात हो रही है। यानी ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ईथर की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप। तो वो क्या कह रहे हैं, एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यानी ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, जो एराइल और ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड। दो बॉन्ड दिखा रहे हैं, एक O और R के बीच में दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, और एक ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में दिख रहा है जिसको हम एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, इस वजह से ये नहीं टूटेगा, बल्कि ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये टूटेगा। ठीक है, जब ये टूटेगा तो फिर आपका क्या फॉर्म होगा, फिनॉल फॉर्म होगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, HX के साथ रिएक्ट करेगा, HX के साथ रिएक्ट करेगा। ये बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है जो ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बाद बीच में है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी, H जुड़ जाएगी, प्लस साथ में क्या बनेगा, RX बनेगा, जो कि आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो फिनॉल और एल्काइल हैलाइड यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। एल्काइल एराइल ईथर जो है, जब उनमें CO बॉन्ड टूटेगा तो वो CO बॉन्ड कौन सा होगा, बेंजीन रिंग का ना होकर के वो कार्बन कहाँ का होगा, एल्काइल जो ग्रुप है ये R जो है इसका होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग वैसी रहेगी, उसके साथ ऑक्सीजन वैसी रहेगा, और वहां पर क्या जुड़ जाएगी, आपकी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और फिनॉल बन जाएगा। साथ में आपका क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड यानी RX प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ईथर्स विद 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर। यानी अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने डाई एल्काइल ईथर की बात की थी, यानी दोनों साइड हम RR ले रहे थे। फिनॉल के केस में हमने एक एराइल एल्काइल ईथर है, उनके केस में हमने एक साइड एरोमेटिक रिंग ले ली थी। ठीक है, लेकिन बाकी जब हम ईथर की बात करें तो उसमें डाई एल्काइल ईथर कहा, यानी कि दोनों साइड आपकी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं ईथर विद 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, यानी O है, उसके एक साइड R' है और एक साइड क्या है, R है। दोनों साइड जब अलग अलग एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो क्या उनका भी विदलन होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि दो विभिन्न एल्काइल समूहों वाले जो ईथर होते हैं वो भी इसी प्रकार क्या होते हैं, क्लीव्ड होते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर। किसके साथ, HX के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, RX बनेगा प्लस R' OH बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है,
अब जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड हैं, HX हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? आपको पता है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, उससे कम रिएक्टिव होगी HBr, उससे कम रिएक्टिव होगी HCl। ओके, और क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन हमने लेनी है तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि HI और HBr जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर उनके साथ क्लीव्ड कराया जाता है, किसको? ईथर को। ओके, तो ये आपको ऑर्डर मिल गया, ठीक है। और हमने क्या बोला कि कंसंट्रेटेड HI और HBr के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया जाए। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने ईथर के गुणधर्मों की बात की। सबसे पहले हमने भौतिक गुणधर्म देखे, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात की है उसकी, कि ईथर का क्वथनांक ज्यादा अलग नहीं होता उसके संगत एल्केनों से, बल्कि उसके समान ही होता है, जिन एल्केनों का मॉलिक्यूलर मास ईथर के समान है, ठीक है। और वहीं एल्कोहलों से क्या होता है? कम होता है। ओके, वहीं जो आपके डाइमिथाइल ईथर था और इथाइल मिथाइल ईथर था, वो क्या थे? गैसेस स्टेट में थे। और होमोलोगस हमने अदर ईथर्स की बात की, वो आपको लिक्विड और कलरलेस लिक्विड्स में मिलेंगे। ईथर्स में एक अलग स्मेल होती है, इसकी बात की गई। और किसकी बात की गई? वहां पर हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी देखी, मिश्रणीयता देखी ईथर की भौतिक गुणों में। तो मिश्रणीयता क्या कहती है कि जो एल्कोहल समान एल्कोहल जब देखेंगे, हम संगत एल्कोहल देखेंगे, एल्कोहल और ईथर जिनके मॉलिक्यूलर मास समान होंगे, तो वो मिश्रणीयता भी समान रूप से ही प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर में, उसी प्रकार जो आपका ईथर का ऑक्सीजन है वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं देखी हमने ईथर की, जिसमें सबसे पहले था कि जो ईथर में CO बॉन्ड पाया जा रहा है उसका क्लीवेज होगा, विदलन होगा, यानी उसको तोड़ा जाएगा। और ये सिंपल नहीं है, क्योंकि बहुत कम अभिक्रियाशीलता ईथर्स की देखने को मिलती है, तो इसीलिए ड्रास्टिक कंडीशंस लाई जाएंगी और उन ड्रास्टिक कंडीशंस में आपके ईथर को रिएक्ट कराया जाएगा, जहां पर कि हाइड्रोजन हैलाइड बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा था और वहां पर 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इसी जो रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है, आने वाले सेशन में और अच्छे से इसको देखेंगे और आने वाली और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक आपको सारा रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।